टेस्ला एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने हाइड्रा पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दिया। टेस्ला ने एक कॉन्सेप्ट किया था, एक प्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट जिसको कहते थे थॉट कैमरा। उसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सीज कर लिया गया। वो कहता था कि मुझे ना थॉट्स आते हैं और मैं उन थॉट्स को अपने सामने विजुअलाइज करता हूं और मैं उनको डिकोड करता हूं और उसके बाद मुझे पता होता है कि मुझे कैसे क्या चीज बनानी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद उसका ताल्लुक, उसका वास्ता एलियन से था। उसकी थ्योरीज पे उस वक्त लोगों ने बिलीव नहीं किया था। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने का। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस जो हैं वो आपको पर्सनलाइज मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। हमने तकरीबन 7000 कर लिए हैं, वो अबाउट 3000 शाय, और 10,000 करने में और फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली 7000 हो गए ऑलमोस्ट, राइट, ऑलमोस्ट। सो अभी ज़रूरत है, सो प्लीज़ प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी सर। और भाई बताइए कैसा जा रहा है? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है, क्या नई ताज़ी है लाइफ में? आई मीन ये तो तुम बताओगे ना, क्या नई ताज़ी। तुमने एक नया ट्रेंड शुरू किया कि तुमने टॉपिक्स ले लिए हैं और तुम लोगों से कह रहे हो कि जी आप भी हमें टॉपिक्स भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर बात करें तो वो डेफिनेटली टॉक। आप हमें डीएम कर सकते हैं, यहाँ पर जाके सजेशन दे सकते हैं, फेसबुक पे दे सकते हैं, इंस्टा पे दे सकते हैं, टिकटॉक पे दे सकते हैं, कहीं भी जाइए और आप हमें बताइए कि आप क्या सुनना और क्या देखना चाहते हैं जी। क्योंकि आपने जैसे रखा कि थोड़ा डिफरेंट इंटरेक्ट, आपने कहा कि मुझे अपने ऑडियंस से यार होना चाहिए ना। और मेरी ऑडियंस क्या, दुनिया के ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ, नॉट जस्ट आवर ऑडियंस। मैं तो इवन ये भी सोच रहा हूँ कि ये जो हम करते हैं इसको व्हाट्सएप की ऑडियो फॉर्म के अंदर भी हमने करना चाहिए और उसके बाद यही चीज़ें जो हैं ये दुनिया के अंदर अंग्रेजी में भी जानी चाहिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली कंटेंट में बड़ी तब्दीली आएगी। अभी तो मैं आपको कुछ नहीं कर रहा, अभी तो हम लोग बकौल इन लोगों के हम ऑडियंस जमा करने के चक्कर में ना, तो अभी तो ऑडियंस जमा कर रहे हैं। जिस किस्म की पॉडकास्ट मैं करना चाहता हूँ उसमें थोड़ा सा भी वक्त है जी। क्योंकि हम लोग अभी तक काफ़ी ज़्यादा है कि आप डिफरेंट ही कर रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुला रहे, जो आप टॉपिक्स बता रहे हैं। नहीं, सेलिब्रिटीज़ भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बुला रहे, डेफिनेटली आएंगे। थोड़ा सा और टाइम दीजिए, इसके बाद आप डेफिनेटली सेलिब्रिटीज़ इंटरव्यूज़ जो हैं वो भी देखेंगे। पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को भी बुलाऊंगा, अगर वो आना चाहें और बात करना चाहें तो वो भी बात कर सकते हैं। दो उनके पास पता नहीं क्या होगा बात करने को, 78 साल से वो हमें एक ही बात तो बता रहे हैं। पहले वो बताते थे, फिर उनके आबा अजदाद ने बताई थी, उससे पहले फिर उनके आबा अजदाद ने बताई थी। तो ये तो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो उन्हीं की फैमिली से होता चला आ रहा है। तो आई डोंट नो कि मेरे पॉडकास्ट पे आके वो क्या बात कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट पे अगर कोई पॉलिटिशियन आता है तो फिर एक चीज़ हमें बात करनी पड़ेगी ना। लेट्स से कि कोई पानी के वज़ीर आ जाते हैं मेरे पास, या बिजली के वज़ीर आ जाते हैं, या पेट्रोलियम के वज़ीर आ जाते हैं, या और फ़र्ज़ कीजिए बहबूद आबादी के वज़ीर आ जाते हैं, या कोई भी आते हैं, तो उनसे सवालात मैं ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के करूँगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उनका जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है उसको सुनने की। मुझे दिलचस्पी होगी आवाम के लिए किया क्या, और ये प्रोजेक्ट इतने का क्यों बना, और ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो इससे क्या फ़ायदे क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू बेटा, माफ़ कीजिएगा, कोई बात नहीं, ऐसी जाने देना, कोई मसला नहीं, वो ह्यूमंस। हाँ जी ठीक है। तो आज आप बोल रहे थे कि आपके ग्रुप में कुछ चीज़ें आई हैं जिसमें आपने बोला कि हम लोग 300 इंजीनियर। we're not talking about that. मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उससे। अच्छा, ओके। तो जो आपने हम बात की कि भाई वो ग्रुप में चीज़ आई है, हाँ, आज बात करते हैं टेस्ला। टेस्ला हु? निकोला टेस्ला, द मैड साइंटिस्ट। मैं बोलने वाला था। क्यों बोला जाता था उसको मैड साइंटिस्ट? देखो यार, अगर तुम मुझसे, अभी आपको समझने पड़ेंगी बात है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे नहीं पता कि मैं कितना इंटरेस्टिंगली इसको डिलीवर कर सकूंगा, लेकिन ये मेरे दिल के बड़ा क्लोज है। बिकॉज मैं, समझ लीजिए कि मैं निकोला टेस्ला से बड़ा अटैच हूँ, मैं उन्हें बड़ा मानता हूँ, और मेरे अलावा बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जो दुनिया में उनको मानते हैं। ये जो आप बिजली देख रहे हैं, ये जिसे आप AC DC करंट पहले हुआ करता, डायरेक्ट करंट, फिर ऑल्टरनेटिव करंट जो आप देख रहे हैं, ये टेस्ला की पैदावार है। टेस्ला ने आपको डेवलप करके दिया है। तो पहली बात तो ये है कि टेस्ला जो था वो 1800 से लेकर, लेट 1800 से लेकर 1943 तक उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक्सपेरिमेंट्स थे। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये जिस बिजली में आप बैठे हुए हैं ये टेस्ला की पैदावार है। पहली बात तो ये जान लीजिए। तो वो बड़ा कमाल आदमी था। दूसरी बात ये कि जब आप टेस्ला की बात करते हैं तो उसने कुछ कोड्स जो थे वो फिगर आउट किए थे। 369 का कोड था उसके अंदर, वो था, वो उसने उसकी ज़िंदगी की वो ज़िदें थीं कह लीजिए, या उसका वो ऑब्सेशन था वो कह लीजिए। वो बिलीव करता था वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी पर। उसने प्लैनेट अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी थी कहीं ना कहीं उसे फिगर आउट ज़रूर किया था, कहीं ना कहीं उसकी जो वाइब्रेशंस थी उसको फिगर आउट ज़रूर किया था।
टेस्ला का एक बहुत बड़ा ड्रीम था, ये तुम्हारे भी जानने की बात है, तुम इसको गौर से सुनो, इधर उधर मत देखो सवालात की तरफ, गौर से सुनो, ये बड़े जानने वाली बात है। आप भी सुन लें, 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इसको। ये निकोला टेस्ला की बात है। टेस्ला इज समबडी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उससे बेहतर और ज़हीन आदमी और कोई नहीं था। जब आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि कैसा लगता है आपको दुनिया का सबसे ज़हीन आदमी होना, तो उन्होंने कहा आप गलत आदमी से सवाल कर रहे हैं, ये सवाल आपको निकोला टेस्ला से करना चाहिए। टेस्ला बहुत कसमा पुरसी के आलम में मरा 1943 में। मरा या मार दिया गया, ये भी बात याद रखिएगा, मरा या मार दिया गया। उसका जो जहन था, इसको क्यों मैड साइंटिस्ट कहा जाता था? बिकॉज ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो है उस पर यकीन रखता था। ये कहता था कि शायद एलियंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वो आते हैं और उनसे बात होती है एंड ऑल दैट। बहुत सारी और चीज़ें थी जिसको उसने तो ऐसे एज सच नहीं कहा डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली इसके जो पेयर्स थे बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ बातें मशहूर की थी। अच्छा, फिर एक बात और याद रखिएगा, इसकी जो फॉल आउट की इब्तदा हुई थी वो JP मॉर्गन से हुई थी और एडिसन से हुई थी। अब ये बात याद रखिएगा कि JP मॉर्गन कौन था? JP मॉर्गन वही आदमी था जो बाद में आपने बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक है उसके वो फाउंडर्स और बानियों में से था, और इसने सबसे पहले निकोला टेस्ला को फंड किया था $1.5 लाख का। $1.5 लाख का फंड किया था। अच्छा, टेस्ला ने उस फंड को बिल्कुल लिया और उसके साथ उसने जाकर एक बहुत डिफरेंट चीज़ करने की कोशिश की। और वो डिफरेंट चीज़ क्या थी? वो डिफरेंट चीज़ ये थी कि उसने एक टावर बनाया जो ज़मीन में तकरीबन 187 फीट ऊंचा था और 120 फीट नीचे था। और उसने कहा कि ऐसी हम टावर्स डिफरेंट जगह लगाएंगे और ज़मीन की जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन, उसको कैलकुलेट कर कर हम वायरलेस बिजली पूरी दुनिया के अंदर फैला देंगे। उसने न्यूयॉर्क के अंदर इसकी इब्तिदा की थी, लेकिन बाद में ये एक्सपेरिमेंट्स उसने कोलोराडो स्प्रिंग्स के अंदर भी जारी रखे। जब 3 साल के बाद इसको ये पता चला JP मॉर्गन को कि ये करने वाला है। अब आप ये याद रखिएगा कि JP मॉर्गन जो था वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर था, बहुत बड़ा इन्वेस्टर था। किसमें? केबल्स में, तारों में, इसमें उसमें, DC करंट में बहुत बड़ा इन्वेस्टर था। पहले जो करंट था वो सिर्फ 7 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर की दूरी पे होता था। ऑल्टरनेटिव करंट की वजह से आप अब मीलों इलाके फैले हुए होते हैं उसके अंदर आपको बिजली मुहैया हो जाती है। लेकिन टेस्ला का विजन ये था कि ज़मीन की एनर्जी को यूज़ करते हुए, उसकी वाइब्रेशन को यूज़ करते हुए, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हुए अगर आप ज़मीन में इरताश पैदा कर सकते हैं और वेव्स को ज़मीन के अंदर से गुजार सकते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ रिसीवर आपका ये होगा जहाँ से आप ओरिजिनेट करेंगे और दूसरा पॉइंट ऑफ रिसीवर ये होगा जहाँ से मिलेगा, और उसके बाद उसके बीच में जो भी चीज़ है उसके अंदर आप बिजली जो है उसको डिकोड करके आप उसको एनर्जी के अंदर तब्दील कर सकते हैं। अब ये उसका विजन था। ये विजन किसी हद तक पाया तकमील तक पहुंचा भी था। उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ तो उसको लिस्ट किया गया है, कुछ को लिस्ट नहीं किया गया है, और बता दिया गया है कि जी कुछ एक्सपेरिमेंट जो टेस्ला ने किए थे वो कामयाब भी हुए थे। जैसे कि उसने बगैर लाइट्स के, बगैर बिजली के, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के, बगैर तारों के लाइट्स को, बल्ब्स को जला दिया था। ऐसा हुआ था जी, बिल्कुल बिल्कुल हुआ था। जब इन बातों की इत्तला दूसरे लोगों को पहुंची तो वो ज़रा थोड़े से हैरान हुए। फिर टेस्ला इस बात का बिलीवर था, उसने एक डेथ रे बीम इजाद की थी। डेथ रे बीम के बारे में तुम तो पढ़ के देना ना, मैं तो, मेरी तो ज़िंदगी यही है, मैं तो मतलब मैं पिछले 30 साल से यही पढ़ता रहा हूँ। तो तुम इस पर ना 600 प्रोग्राम करवा लो और वो तुम तो उसको देख के बोलो ना हाँ तो तुम गूगल कर रहे हो। डेथ रे बीम की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? वो ये कहता था कि जी ये जो ज़मीन का कर्वेचर है ये इसको फॉलो करती है, जहां तक इसका कर्वेचर अलाउ करेगा। अच्छा, उसके अंदर एक और क्वालिटी थी जो लिस्टेड नहीं होती है, वो ये थी कि वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड थी। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई शख्स ऐसा हो, वो ज़मीन पे जलजले लाने वाली मशीन बना चुका था, एक छोटी सी, अगेन इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन, इट्स ऑल अबाउट डिकोडिंग इट। हमारी प्लैनेट अर्थ जो है वो वाइब्रेट करती है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, कैलकुलेट द वाइब्रेशन। एक काम करें, 7.8 लिखिए एंड गूगल इट अबाउट अर्थ, क्या सिग्निफिकेंस है उसके लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। वो उसको डिकोड कर चुका था। अब ये हम कहते हैं कि उसने डिकोड किया था। वो जिस जगह खड़ा था उस जगह बहुत सारे साइंटिस्ट अपने दौर के थे ही नहीं। वो जिस जगह खड़ा था, वो जो बातें करता था, लोग वो बात मानते ही नहीं थे, करते ही नहीं थे। उन्हें तो ये लगता था कि शायद ये पागल है, शायद ये झूठ बोल रहा है। एक आदमी ये कह रहा है कि जी बगैर तारों के मैं आपको बिजली दे दूंगा और फ्री होगी सबके लिए। यहां प्रॉब्लम शुरू हो गया। फ्री होगी तो फ्री क्यों होगी? यहां तो सांसों पे टैक्सेस हैं, हवाओं पे टैक्सेस हैं,
तो फ्री कैसे हो सकती है? टेस्ला की फंडिंग को रोक दिया गया। जब फंडिंग को रोक दिया गया तो फिर असल प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो टावर जो उसने बनाया था उसकी ऊंचाई इंपॉर्टेंस वाली नहीं थी, जो उसकी गहराई थी वो इंपॉर्टेंट थी। सो अंडरस्टैंड करो कि टेस्ला एक आम साइंटिस्ट नहीं था। टेस्ला एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने हाइड्रा पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दिया। पानी से बिजली बनाने का कॉन्सेप्ट निकोला टेस्ला ने आपको दिया। वो ये कहता था कि अगर आप, उसने इस थ्योरी पे काम किया था कि एंटी ग्रेविटी जो प्लेन्स हैं, स्पेसशिप्स जो हैं, वो बनाए जाएं जो जमीन की ग्रेविटी को डिफाई करें। ठीक है, फिर उसके अंदर वो प्रोपेलेंट दूसरे यूज करता था। उसके लिए फ्यूल प्रोपेलेंट नहीं था, वो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके स्पीड को उससे प्रोपेल करने का ख्वाब देख रहा था। ये एक्सरे जो इजाद हुआ है, ये किस लिए 1895 में एक्सरे इजाद हुआ? कैसे इजाद हुआ? टेस्ला ने एक कॉन्सेप्ट किया था, एक प्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट जिसको कहते थे थॉट कैमरा। वो ये कहता था कि आपके इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सामने आपको पर्दे पे नजर आ सकते हैं। ये टेस्ला कहता था। आज बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स ये बात साबित कर रहे हैं। आज आपकी ब्रेन वेव को स्टडी किया जा रहा है, राइट? बिल्कुल। टेस्ला ने ये बात कब की थी? लेट 1800s, अर्ली 1900s, तब उसने ये बात की थी। उसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सीज कर लिया गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सीज कर लिया गया। थोड़ी 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 इंफॉर्मेशन कंट्रोल करके रिलीज की गई है। आज तक शायद नहीं, देखिए कंट्रोल्ड है। क्या टेस्ला कुछ ऐसी चीजें जानता था जो हम नहीं जानते? ये एक मिस्ट्री है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो कहता था कि मुझे ना थॉट्स आते हैं और मैं उन थॉट्स को अपने सामने विजुअलाइज करता हूं और मैं उनको डिकोड करता हूं और उसके बाद मुझे पता होता है कि मुझे कैसे क्या चीज बनानी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद उसका ताल्लुक, उसका वास्ता एलियन से था। चूंकि वो इस थ्योरी पे बहुत ज्यादा बिलीव करता था, इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको मैड साइंटिस्ट कहना शुरू कर दिया था। उसकी थ्योरीज पे उस वक्त लोगों ने बिलीव नहीं किया था। अब तो कर ही रहे हैं ना, अब तो बहुत ज्यादा आगे निकल। टेस्ला फर्स्ट नोटिसेबल हुआ था जब उसने एसी करंट को इन्वेंट किया था और दिखाया था करके, उसका अमली मुजाहरा करके दिखाया था, तब टेस्ला माना गया था। एक शख्स है जिसका नाम है लियोनार्डो दा विंची, ठीक है? वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, लेकिन वो उसकी वजह शोहरत नहीं है। एक रोज हम एक ऐसी चीज करेंगे जो इससे पहले शायद अटेम्प्ट नहीं हुई। दा विंची की कुछ तख्लीकात और टेस्ला की कुछ तख्लीकात निकालेंगे, उसको निकाल के उसका कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज दरियाफ्त करते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, टेस्ला एक ऐसा शख्स था जो विजुअलाइज कर सकता था। जब वो विजुअलाइज कर लेता था तो वो उसको डिकोड किया करता था। जब वो डिकोड कर लिया करता था तो उसको पता होता था कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड। जिन चीजों के बारे में दूसरे साइंटिस्ट को 50 साल के बाद पता चला है, उन चीजों के बारे में सबसे पहली बात टेस्ला ने लेट 1800s के अंदर की थी। He was a young scientist full of promise, लेकिन क्या हुआ? At the end of the day, उसकी मौत एक अंधेरे कमरे में हुई जहां उसके पास होटल के, अब ये तो बहुत सारी चीज़ें, होटल के बिल देने के पैसे नहीं थे। कहते हैं कि उसे मार दिया गया या मरवा दिया गया या वो तभी मौत मरा। उसको रूल तो यही किया था कि ये एक नेचुरल डेथ थी। लेकिन टेस्ला हमेशा एक बात कहता है कि अगर तुम्हें साइंस को समझना है तो फितरत को समझो। उसका कॉन्सेप्ट बहुत दूसरा था। वो ये कहता था कि मार्स पे हो सकता है एलियन एग्जिस्टेंस मौजूद हो, और आज उसी पे सारा काम हो। मार्स पे तो हम जा रहे हैं ना। देखिए समझें बात को, ये उस वक्त की बात है जब ये आपके पास कुछ भी नहीं था, कोई जेम्स वेब नहीं थी, कोई हबल नहीं था, कुछ नहीं था। आज अगर आप मार्स के बारे में बात करते हैं या आप ये दरियाफ्त करते हैं कि जी मार्स एक ऐसी जगह है जहाँ पहले एक ज़माने में ज़मीन हुआ करती थी, ये गोल्डीलॉक जोन में है। गोल्डीलॉक जोन वो होता है जो बहुत ज़मीन जिस जगह है उसको गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है, वो एक हैबिटेबल जोन के अंदर है। तो ये तो बहुत बात की बातें हैं और सब मफरूज़ात हैं। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली इफ दैट हैपेंड और नॉट, वी डू नॉट नो। साइंस बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहती है,
फिज़िक्स बहुत सारी, फिजिसिस्ट बहुत ख़िलाफ़ थे टेस्ला के, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहती है जिसके बारे में यकीन करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली वक्त गुजरता है, मैथमेटिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और इन्वॉल्व होने के बाद जब नई चीज़ें डेवलप होती हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये बात दुरुस्त थी। आज हम जब क्वांटम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं, अब टेस्ला ने क्या किया था, टेस्ला कहता है कि दो मुख्तलिफ जगह पे रखी हुई चीज़ें एक जैसा बिहेव कर सकती हैं। आज आप देख लीजिए, थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट से लेकर कोई और जदीद थ्योरी पढ़ लीजिए, आज हम ये दरियाफ्त करते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, दोनों का बिहेवियर सेम हो सकता है, उसका पैटर्न सेम हो सकता है, इवन इफ इट्स एन आइटम और अ न्यूट्रॉन, दोनों का जो वो है वो सेम हो सकता है। फिर टेस्ला ये कहता था, बड़ा बिलीवर था वो इस बात का कि यू कैन को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, एक जगह से दूसरी। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? यही कहती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेस्ला ने उस वक्त दरियाफ्त की थी जब ऐसी किसी चीज़ का वजूद नहीं था। उसने ऑफ कोर्स उसने एंटी ग्रेविटी की बात तब की थी जब कोई ग्रेविटी को भी कंप्लीटली नहीं समझा था, तब उसने एंटी ग्रेविटी की बात की थी। उसने स्पेसशिप्स की बात तब की थी जब एलियन का कॉन्सेप्ट खुद भी एलियन था, उसने तब बात की थी। तो दिस वाज निकोला टेस्ला। अगर आप हमारे दौर के किसी भी साइंटिस्ट से जिनके दौर में हम आज जिंदा हैं, अगर हम पूछें, जैसे अगर आप डॉक्टर टाइसन से पूछते हैं तो ही बिलीव्स इन न्यूटन, वो कहते हैं न्यूटन सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। ठीक है, वो उनके लिए है, बिल्कुल बड़े होंगे। कुछ लोग आइंस्टाइन को बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, और बिला शुबा आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी बहुत सारी बुनियाद जो है वो आइंस्टाइन की वजह से है। लेकिन अगर आप, कुछ ऐसे लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनसे अगर आप पूछें तो वो टेस्ला को सबसे बड़ा मानते हैं, और उसका रीजन बहुत सिंपल है। टेस्ला वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम, ऑलवेज अहेड ऑफ हिज टाइम। देखिए, टेस्ला का सबसे बड़ा जुर्म क्या था? ही वॉन्टेड टू वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, दैट वाज हिज फॉल्ट। टेस्ला को अगर कसमापुरसी के आलम में रखा तो वो इसलिए रखा गया बिकॉज ही वॉन्टेड टू, लेट्स से कि वो एक ऐसी एनर्जी आपको देना चाहता है, एक ऐसी एनर्जी सोर्स आपको देना चाहता है जो फ्री हो आपके लिए। अब इमेजिन करें आपका ये फोन पड़ा है और खुद ब खुद चार्ज हो जाए, इसमें किसी तार की जरूरत ना हो। हम तो आज ये बैटरीज वगैरह डेवलप कर रहे हैं ना, उसने उस वक्त ये बात की थी, लेट्स से कि पूरी दुनिया रोशन हो। वो तो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट बिजली पहुंचाने की बातें करता था। He was talking about planets and time travel when there was nothing, absolutely no concept of it. अभी आपने कुछ भी इजाद नहीं किया था, अभी आप बड़ी मुश्किल से 7-8 मीटर तक बिजली पहुंचाते थे, वो भी तारों की मदद से। फिर उसके बाद उसने तमाम चीजों को आहिस्ता आहिस्ता करके तब्दील कर लिया। तो he is one of the most unsung heroes of our times, most unsung heroes to me. When it comes to Tesla, nobody is bigger than Tesla. एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। हम बात करेंगे why did Tesla believed in aliens. फिर इसके बाद हम बात करेंगे AC/DC करंट का चक्कर क्या था। फिर हम बात करेंगे उसके उन टावर्स की जिसकी मदद से वो ज़मीन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया करता था। फिर हम उस डिवाइस की बात करेंगे जिसकी मदद से वो अर्थक्वेक ला सकता था। वो अभी भी आई गेस अब अर्थक्वेक मशीन्स वगैरह की सारी थ्योरीज अब आ रही हैं, हो भी रही हैं कि वो कहते हैं कि इस तरह की मशीन है जिससे अर्थक्वेक लाया जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, एक लफ्ज़ है, मैंने हमेशा कहा है, ऑक्यूपेंसी। आप ऑक्यूपाई करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, JP मॉर्गन ने $1.5 लाख क्यों दिए थे? इलान मस्क को जो फंडिंग होती है वो क्यों होती है? या ऐसी बहुत बड़ी बड़ी लैब्स को जो फंडिंग होती है वो क्यों होती है? गो एंड आस्क मार्क ज़करबर्ग। उससे जरा जाके पूछिए कि जो डेटा है, एक छोटा मेरा सवाल है, अगर आपका फ़ोन यहाँ है तो क्या इस फ़ोन को पता है कि मैं थोड़ी देर में यहाँ से उठ के वहाँ बैठूंगा? ये नहीं पता, लेकिन जब मैं बैठ जाऊंगा तो पता चल जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, ये याद रखिएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये फ़ोन कैलकुलेट करेगा कि मैं अब उठ के यहाँ से वहाँ जाने वाला हूँ। दैट्स स्कैरी। अभी iOS इसकी जो iOS में है ये ऑप्शन, देखिए अभी तो ऑप्शन, अभी आपको मैं हमेशा से ये बात करता रहा हूँ, मेरे पिछले प्रोग्राम्स रेडियो के स्पेशली जाके देख लीजिए, 20 साल पहले भी मैंने यही बात कही थी
उन प्रोग्राम्स की आर्काइव्स निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इट्स स्कैरी। जो एआई की कंप्यूटिंग सलाहियतें हैं वो गिजिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो बिफोर यू कैन थिंक देयर विल बी अ टाइम जब आपको पता होगा कि आपने खाना कब ऑर्डर करना है और आपका खाना आपके पास आ जाएगा। देयर विल बी अ टाइम जब फूड की कंजम्पशन, अब जो मैं बात कर रहा हूं उसको समझिएगा, फूड की कंजम्पशन को कंट्रोल किया जाएगा, अनाज को कंट्रोल किया जाएगा। इसके ऊपर भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कर सकते हैं। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। दज्जाल के बारे में जब कहा जाता है कि वो अनाज को कंट्रोल करेगा। कैन वी डू वन टॉपिक ऑन दज्जाल? वी कैन अंडरस्टैंड करें कि आपको थोड़ा सा जहन खुला रखना पड़ेगा अगर आप सुनना चाहते हैं। देखिए, व्हाट आई वांट टू डू इज कि हम इंटरैक्टिव करें, ठीक है। आप सवालात लेके आएं। देखिए, मैं तो हाथ उठा के कहूंगा, जो सवाल मुझे आएगा मैं उसका जवाब दूंगा, जो नहीं आएगा उसका जवाब मैं फाइंड आउट करके आपको जवाब दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। दैट्स इंटरेस्टिंग। आई प्रॉमिस यू दैट। इल्म हासिल करना हम सबका हक है। मैं आपको ये बता रहा हूं, इल्म ये नहीं है जो आप किताबों में पढ़ते हैं, गूगल में पढ़ते हैं। इसमें खुदा का वास्ता, इससे जरा परहेज कीजिए। अगैन मैं आपको दोबारा एक चीज कह रहा हूं, इसको याद रखिएगा। गूगल हो या कोई और एआई टूल हो, कोई भी टूल हो, गूगल इज एआई, कोई और टूल हो, वो आपको सिर्फ वो बताएगा जो बताना चाहता है। लिमिटेड, नॉट लिमिटेड, इंजेक्टेड। नॉट लिमिटेड, इंजेक्टेड। आपको धंधे पे लगाया हुआ, काम पे लगाया हुआ, आपकी आदत क्या डेवलप हो गई है? सोने से पहले आप फेसबुक देखते हैं, उठने के बाद आप फेसबुक देखते हैं, खुशी खुशी आप अपना डेटा बताते हैं, मैं 19 साल का हूं, मैं 20 साल का हूं, मेरा स्कूल ये है, मेरा बैंक ये है, मैं इसको पसंद करता हूं, मेरी लाइक्स ये हैं, मुझे घोड़ा पसंद है, मुझे गधा पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मैं इस किस्म की फिल्में देखता हूं। ये आपका प्रोफाइल बन गया। आप जितना मर्जी झूठ बोल लें, डेटा झूठ नहीं बोलेगा। जब आप वो प्रोफाइल डाल देते हैं, वो डेटा आपका कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, पहली फोन कॉल से लेकर पहले मैसेज तक, जब तक आप मर नहीं जाते। अभी आपको एक और बात बताऊं, कभी सोचिएगा डेटा ट्रांसफर का क्यों कहा जाता है आपको? आप जब एक नया फोन लेते हैं, कहते हैं ना क्लाउड के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लो, उसके बाद वहां से ट्रांसफर कर लो। वो इतने आपके सगे हैं कि चाहते हैं कि आपको तकलीफ ना हो, है ना तो वो आप, अब बात को समझिएगा, ना तो वो आपके सगे हैं, ना वो ये चाहते हैं कि आपको तकलीफ ना हो, वो ये चाहते हैं कि उनको तकलीफ ना हो। अब पूछो कैसे? क्योंकि न्यू फोन में फिर नया डेटा। पूछो कैसे? कैसे? वो आपके बिहेवियरल पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं। आप उनके लिए एक नंबर हो। बिहेवियरल पैटर्न को स्टडी करने का मतलब क्या है? अगर आपने एक फोन 2 साल इस्तेमाल किया, उन 2 सालों का जो डेटा उनके पास जमा हुआ, एआई ने उसको कंप्यूट किया और आपकी पर्सनैलिटी का एक खाका बना दिया। अब जमीनी हालात की वजह से हमारी पर्सनैलिटी में और लाइक्स और डिसलाइक्स में तब्दीलियां आती हैं। अगर आप वो डेटा ट्रांसफर नहीं करेंगे तो उसको नई बिगिनिंग करनी है। वो अंदाजा तो लगा लेगा लेकिन उसको मुश्किल होगी और वो एक्यूरेसी पे जाता है। यही वजह है कि आपको कहता है कि जी आप ये डेटा इधर ट्रांसफर कर दें। ओ माय गॉड, इतना इजी हो गया है, सारी पिक्चर्स वही आ गई। फिर अगर आप तब्दील होते हैं तो वो कंप्यूट करता है क्योंकि ये आपका डेटा उसके पास अवेलेबल है। यही वजह है कि मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा सा वेट कीजिए 20 सालों का। 20 साल शायद मैं ज्यादा कह गया हूं, 20 सालों का वेट कीजिए। आपको खुद, अभी एक बात मुझे बताइए, ये जो हम स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं ये आपको क्या बताती हैं? सारी चीजें ट्रैक कर रही है। नहीं, क्या बता रही हैं आपको? स्लीप, हेल्थ, एवरीथिंग। ये आपके दिल को भी कैलकुलेट करती है ना, आपके ब्लड प्रेशर को भी कैलकुलेट करती हैं, आपके कदमों को भी काउंट करती हैं। काउंट कर रही है। लेकिन आपको पता है ये सारा डेटा क्यों जमा हो रहा है? स्ट्रेस लेवल को भी काफी देख रही है। क्यों जमा हो रहा है बताइए? कोई वो आपका पूरा एक मॉड्यूल तैयार हो रहा है। अगेन दे आर स्टडीइंग यू। ये डेटा कहीं तो जा रहा है। तो इसका मतलब है जब आप फेस रिकग्निशन या थंब देते हैं वो भी आपका उसी में जा रहा है। ऑफ कोर्स आप अभी थोड़े दिन में 15-20 सालों में पासपोर्ट लेस हो जाएंगे। फेस रिकग्निशन पे चला जाएंगे। रेटिना, आईज, क्योंकि फेस रिकग्निशन में तो ऑलरेडी आया वो रेटिना ही आपका रीड कर रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप फेसलेस हो जाएंगे, मतलब पासपोर्ट लेस हो जाएंगे। ये जो दुनिया जा रही है ये पेपरलेस जा रही है। अब मेरा एक सवाल है, इस सब का फायदा किसे है?
don't know. I don't यू डोंट नो, किसे फायदा है? जो अगर मुझे ये पता हो, अगर मुझे ये पता हो कि तुम वेंसडे वाले दिन, अब सोचना जो मैं कह रहा हूं, तुम वेंसडे वाले दिन रेड रंग की शर्ट खरीदना चाहोगे तो मैं क्या करूंगा? मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ वो जाहिर बात है वो आने लगती हैं चीज़ें। नहीं, नॉट थिंकिंग, मैं इससे आगे की बात सोच रहा हूँ। थिंकिंग वाली बात तो खत्म हो गई, वो तो अब अवेलेबल है। अगर मुझे ये, मैंने बार बार कहा, सुनो गौर से सुनो, अगर मैं तुम्हें ये बता सकूं कि तुम वेंसडे वाले दिन 12:40 पर एक रेड रंग की शर्ट खरीदोगे तो क्या होगा? प्रेडिक्ट कर, मैं तुम्हें रेड रंग की शर्ट खरीदवाऊंगा ना? हाँ डेफिनेटली। तो मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूं या तुम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो? यू आर, आई एम इन कंट्रोल, मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूं। हमें ये लगता है हम इस वक्त एक फ्री वर्ल्ड में जिंदा हैं। इससे ज्यादा महकूम इंसान इससे पहले कभी नहीं हुआ था, इससे ज्यादा गुलाम इंसान इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कहा यह जा रहा है कि आप, वो लोग जो चले गए इस दुनिया से, उनसे बात कर सकेंगे। कैसे? आपको पता है डिजिटल कब्रिस्तान बन रहे हैं। कैसे? अब वहां गए, जो कुछ उन्होंने किया था लाइफ के अंदर वो उन्हें वहां इंसर्ट कर दिया, हॉलोग्राफिकली उसको प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा और एआई उसको कंप्यूट करके बाकायदा डायलॉग्स करेगा कि अगर वो होते तो क्या जवाब देते। यू अंडरस्टैंड? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च है। दिस इज वेयर द ह्यूमैनिटी इज गोइंग, ह्यूमंस आर गोइंग। देखें, हम यहां बैठ के जितनी मर्जी बातें कर लें, जो मर्जी कह लें, एट द एंड ऑफ द डे याद रखिएगा कि ये तमाम की तमाम चीजें, इट्स द बिगिनिंग। इज इट द बिगिनिंग ऑफ द एंड? प्रॉबेबली, बिकॉज एक वक्त आता है जब अल्लाह मियां कहते हैं इनफ। जमीन को पलटा गया है ना। सुमेरियंस कहां हैं? कोई एग्जिस्टेंस नहीं उनकी। कहते हैं कि दुनिया की पहली जो सिविलाइजेशन थी वो सुमेरियंस की थी। किधर गए? पता ही नहीं। दे डोंट एग्जिस्ट। ठीक है, और क्या 6000-7000 साल पुरानी बात है। तो अगर हम तो इतने इडियोटिक हैं कि हम प्रेडिक्शंस के बाद भी इतने प्रेडिक्टेबल हैं कि हम गलती करेंगे। कैसे? सुमेरियंस को तो हम कह देते हैं कि जी ये 6000-7000 पुरानी वो है। जो पिरामिड्स के साथ स्फिंक्स हैं, उनको हम कहते हैं कि जी ये तो या तो बाद में बने हैं या 12000 साल पहले बने थे। उसका अकाउंट है किसी के पास? किसी के पास भी नहीं। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं, इस प्लैनेट अर्थ की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, पता क्या आता है? कम से कम 90% हिस्ट्री जो है ये फैब्रिकेटेड है। देयर ऑल लेजेंड्स। 90% of it not real, somewhat real, a lot of is made up। अभी हम अगले किसी प्रोग्राम में जब बात करेंगे पिरामिड्स की, तो याद रखिएगा पिरामिड्स के लिए दो, एक जो वेस्ट की जो तहकीक है वो है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने की है, और एक इजिप्शियन के आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी की है। तो वेस्ट और उनके जो इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी तो कहीं ना कहीं सिमिलर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इजिप्टोलॉजी के माहिर हैं, उनकी कहानियां बिल्कुल अलग है, उनके बिलीव्स बिल्कुल अलग है। काम शुरू हुए तो और कहां चले गए। बट कहने की बात यह है, व्हेन इट कम्स टू टेस्ला, ये तो पूरी एक सीरीज है जो हम करेंगे। सो विल डू दैट। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, अगले किसी व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।